आरोही ने सबके सामने शिवाय से शादी करने का अनाउंसमेंट कर तो दिया था, पर वो अभी भी खुद को यही समझाने में लगी थी कि उसकी शिवाय से शादी होने जा रही है। तभी उसे पता चला कि शिवाय कितना बड़ा आदमी था। वो गोयनका इंडस्ट्रीज का सीईओ था। इतना बड़ा आदमी होने के बाद ये मुझसे क्यों शादी करना चाहता है? मुझे पता लगाना ही होगा, पर कैसे? ये सब सोचते हुए वो हॉस्पिटल जा रही थी, जहाँ उसके पापा एडमिट थे। कुछ ही देर बाद वो अपने पापा के पास थी। वो उनके बेड के पास रखे स्टूल पर जाकर बैठ गई। वो उस टाइम रेस्ट कर रहे थे। वैसे तो वो आधे से ज्यादा टाइम बेहोश ही रहते थे। आरोही की जिंदगी में सिर्फ वो एक ही थे जिनसे वो अपनी मन की बात शेयर कर सकती थी। उसने उनका हाथ पकड़ा और थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, कैसे हो पापा? आपको पता है आज मेरे साथ कितना कुछ हुआ? मैं बता भी नहीं सकती कि प्रणव कितना गिरा हुआ इंसान है। खैर, मेरी और उसकी शादी टूट चुकी है और अब मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ। आरोही इस वक्त काफी इमोशनल हो गई थी। उसे पता था कि वो अपने पापा से चाहे कितना भी शेयर कर ले, सामने से उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, पर फिर भी वो अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती थी। काश आप मुझसे बात कर पाते। मैं जानती हूँ आपको ये सब सुनकर धक्का लगा होगा, पर पापा आपको शिवाय पसंद आएंगे। इतना बोलकर वो कुछ देर चुप हो गई थी। आज उसके साथ काफी कुछ हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही भी कर रही है या नहीं। वो इस कश्मकश में उलझी ही थी कि उसका फोन बजने लगा। शिवाय कॉलिंग देखकर उसने खुद को उससे बात करने के लिए तैयार किया। उसने कॉल उठाया और गला साफ करते हुए बोली, हेलो, बोलिए मिस्टर शिवाय। सामने से शिवाय की कड़क आवाज आई, क्या तुम कल दिन में फ्री हो? फ्री? क्यों, क्या हुआ? आरोही ने जल्दी में पूछा। हुआ कुछ नहीं है, बस शादी की शॉपिंग पर चलना था। शिवाय ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात कह दी। वो आरोही से बात करते हुए भी काफी प्रोफेशनल साउंड करता था। शादी की शॉपिंग का नाम सुनकर आरोही के कान खड़े हो गए। उसने तो सोचा ही नहीं था कि अब उसे शादी के लिए शॉपिंग करने भी जाना होगा। वो तो पहले ही इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी कि उसकी शादी शिवाय गोयनका से होने जा रही है, इसलिए वो तुरंत कोई जवाब नहीं दे पाई। उसकी कोई आवाज न सुन शिवाय ने फिर कहा, हेलो, आर यू देयर? आरोही अपने ख्यालों से बाहर आई और तुरंत बोली, ओके, कल मिलते हैं। ठीक है, तो अपने घर का एड्रेस भेज देना, मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। शिवाय ने जल्दी से कहा और आरोही ने ओके बोलकर कॉल काट दिया। उसने शिवाय को अपने घर का एड्रेस मैसेज किया। उसके लिए ये सब बहुत जल्दी हो रहा था। एक तो वो ऐसे शख्स से शादी करने जा रही थी जिसे वो जानती तक नहीं थी, ऊपर से अब शादी की शॉपिंग। फिर उसने मन ही मन सोचा, आरोही, ये एक और मौका है उससे शादी का कारण जानने का। शादी होने से पहले मुझे ये पता करना ही होगा। वो कुछ देर हॉस्पिटल में ही रही, उसके बाद अपने फ्लैट पर आ गई। ये वो घर था जो उसके पापा ने उसकी माँ के लिए लिया था, पर उनके जाने के बाद यहाँ कोई नहीं रहता था। हालांकि वो भी यहाँ कम ही रहती थी, पर जब भी उसे उस घर में अकेला लगता तो वो यहाँ आ जाती। पर इतना सब होने के बाद अब उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया था। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई थी। उसे शिवाय के साथ शॉपिंग पे जाना था। शॉपिंग से ज्यादा अपने सवालों के जवाब में इंटरेस्ट था उसे। वो जल्दी से तैयार हो गई। जैसा शिवाय ने कहा था, वो टाइम से उसे लेने आ गया था। उसने नीचे आकर उसे कॉल किया और दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। शिवाय के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर आरोही को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मानो अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा। कुछ ही देर में वो दोनों जयपुर के बहुत बड़े डिजाइनर ब्राइडल स्टोर पर पहुंचे। ये एक लग्जरी स्टोर था। यहाँ हमेशा ब्राइडल कलेक्शन का न्यू स्टॉक अवेलेबल रहता था। शिवाय चाहता था कि आरोही वहीं से उनकी शादी का लहंगा ले, ताकि वो सबसे खूबसूरत दिखे। वो बहुत बड़े बड़े लोगों को अपनी शादी में बुलाने वाला था। ये शादी उसके लिए एक डील की तरह थी। आरोही को ये जगह बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी। उसने शिवाय से कहा, सॉरी, पर मैं यहाँ से लहंगा नहीं ले पाऊंगी। ये काफी महंगी जगह है और इतना महंगा लहंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। फिर वो अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, हमें यहाँ से चलना चाहिए। शिवाय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इट्स ओके, तुम्हें पे करने की कोई जरूरत नहीं। तुम शिवाय गोयनका की वाइफ बनने जा रही हो। उसकी बात में घमंड सुनाई दे रहा था।
पर तभी आरोही ने उसे टोका, बनने जा रही हूँ पर अभी तक बनी नहीं हूँ और मैं यहाँ से शॉपिंग नहीं करूंगी एंड दैट्स फाइनल। आरोही ने क्लियर कट जवाब दिया। शिवाय को समझ में आ गया था कि वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी। वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है। हालांकि वो आरोही की खुददारी से काफी इम्प्रेस था। वो उसे देखता रह गया और वो स्टोर से बाहर चली गई। कुछ सेकंड्स बाद वो भी बाहर आ गया। वो दोनों गाड़ी में बैठे। एक बार फिर उनके बीच खामोशी छा गई थी। शिवाय को आरोही से शादी से रिलेटेड कुछ बातें करनी थी। उसने उसे कहा, क्या हम साथ में लंच कर सकते हैं? आरोही ने तुरंत हाँ में सर हिला दिया। उसके हाँ करते ही शिवाय ने ड्राइवर से कहा, नमन आगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ले लो। कुछ ही देर बाद गाड़ी एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। आरोही गाड़ी से उतरते हुए रेस्टोरेंट को ही देखे जा रही थी। वो बाहर से बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था। वो मन ही मन बोली, लंच ही करना था तो नॉर्मल से रेस्टोरेंट में कर लेते। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? कहीं ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच लेती हूँ। यही सब सोचते हुए वो अंदर गई। बैठते ही शिवाय ने बिना किसी देरी के वेटर को अपना ऑर्डर दे दिया। वो दोनों आमने सामने बैठे थे। आरोही को लगा कि यही सही मौका है। उसे शिवाय से पूछ लेना चाहिए, शिवाय मुझे आपसे कुछ पूछना था एंड प्लीज अब ये मत कहना कि इट्स पर्सनल। आप मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हैं और मुझे ये जानने का पूरा हक है कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। उसने एक ही सांस में सब बोल दिया था। शिवाय जवाब देने ही वाला था पर इतनी देर में उसका फोन बज गया। सॉरी बट इट्स इम्पोर्टेंट। ये बोलकर वो कॉल अटेंड करने साइड में चला गया। आरोही की पहली कोशिश बेकार हो चुकी थी पर वो हार नहीं मानने वाली थी। उसने उसके आने के थोड़ी देर बाद फिर पूछा पर इस बार वेट्रेस वहां पर आ गई और फिर से शिवाय ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अब आरोही इरिटेट होने लगी थी। वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, मुझे सब समझ में आ रहा है, आप मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं ना ताकि आप मुझे जवाब न दे पाओ। फिर उसने थोड़ा मासूमियत से कहा, शिवाय आप बता क्यों नहीं देते? शिवाय ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, खाते वक्त बात नहीं करते। इतना कहकर उसने आरोही को चुप करवा दिया। अब आरोही के पास कोई दूसरा चांस भी नहीं बचा था। वो भी चुपचाप लंच करने लगी। वहां से निकलते हुए उसने फिर एक बार अपना सवाल पूछने की कोशिश की, शिवाय आप प्लीज बताइए कि आपने मुझसे ही शादी करने का डिसीजन क्यों लिया? शिवाय समझ गया था कि आरोही इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो थोड़ी नरमी से बोला, सही वक्त आने पर तुम्हें सब अपने आप पता चल जाएगा। शिवाय ने अपनी तरफ से बात क्लियर कर दी थी। अब आरोही उससे ज्यादा सवाल नहीं कर सकती थी, इसलिए वो भी चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ गई। वो दोनों आरोही के फ्लैट पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी शिवाय को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया। बात करने के बाद उसने कहा, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है तो आई गेस अब मुझे चलना चाहिए। इम्पोर्टेंट मीटिंग? सीधे सीधे नहीं बोल सकता कि मैं उतरूं तो ये जाए। इसका क्या मतलब कि मुझे चलना चाहिए? खैर कौन सा इसके साथ बैठने के लिए मैं मरे जा रही हूँ। आरोही थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए मन ही मन बड़बड़ा रही थी। वैसे भी उसका घर पास ही में था तो वो शिवाय को बाय बोलकर कार से उतर गई और वो वहां से चला गया। कुछ यूं ही 3 दिन बीत गए। अब आरोही की शादी का दिन करीब आ रहा था। उसे मेहंदी भी लगवानी थी, हल्दी सेरेमनी भी करनी थी। पर दुख की बात तो ये थी कि उसके घर में कोई नहीं था जो उसके लिए ये सारे फंक्शंस अरेंज करता। उसके पापा हॉस्पिटल में थे और रागिनी से उसे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो अपने घर में अकेली बैठी थी और खुद से बातें किए जा रही थी। हाँ, माना कि मैंने कभी भी बहुत बड़ी शादी के सपने नहीं देखे थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी कोई ग्रैंड तरीके से हो, पर मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी ऐसे होगी जिसमें ना कोई रस्म होगी, ना कोई नाच गाना, ना कोई हल्दी, ना मेहंदी, ना संगीत, कुछ भी नहीं। इसके बाद वो लंबी सांसें लेते हुए बोली, मुझे तो लग भी नहीं रहा कि मेरी शादी हो रही है। कैसी शादी है ये? मुझे तो शादी वाली फीलिंग भी नहीं आ रही। कोई बात नहीं, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। आरोही ने अपनी किस्मत को वैसे भी एक्सेप्ट कर लिया था। उसे पता था कि कोई भी उसके लिए कुछ नहीं करने वाला था। उसे अकेले ही ये सब कुछ करना होगा। वो मायूस होकर एक कोने में बैठी थी। तभी उसके पास शिवाय का मैसेज आया, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए मेहंदी वाली अरेंज कर दूं। ओह माय गॉड,
मुझे नहीं लगा था कि शिवाय इतनी छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देगा। वैसे ये तो मुझे सरप्राइज पर सरप्राइज कर रहा है। आरोही अपने फोन को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने तुरंत मैसेज टाइप किया, नो थैंक यू, मैं खुद अरेंज कर लूंगी। शिवाय ने जब उसका ये मैसेज पढ़ा तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई थी। उसे पता था कि आरोही ऐसी ही लड़की है, वो खुद अपनी चीजें अपने हिसाब से करना पसंद करती है, तो उसने भी ज्यादा दखलंदाजी नहीं की। आरोही ने अगले दिन मेहंदी वाली को भी बुला लिया था और मेहंदी लगवा भी ली। फिर खुद ही अपने चेहरे पर हल्दी लगाकर खुश हो गई। उसके घर में ये सारी रस्में करने वाला कोई भी नहीं था। अब शादी का दिन आ चुका था। सुबह से आरोही को काफी ज्यादा घबराहट हो रही थी। तभी उसके घर का डोरबेल बजा। इस वक्त कौन होगा? उसने हैरान होकर दरवाजा खोला तो सामने शिवाय का ड्राइवर नमन खड़ा था। मैम, ये आपके लिए शिवाय सर ने भेजा है। ये शादी का जोड़ा था जो शिवाय ने उसके लिए भेजा था। वो ऑलरेडी एक लहंगा ले चुकी थी, पर इसके सामने वो बहुत ही सिंपल था। वो नमन से कुछ कहती कि इससे पहले ही उसने वो लहंगा वाला थाल उसके हाथ में दे दिया था। उसने उसे एक नोट भी दिया। आरोही ने जब उसे खोला तो उसमें लिखा था, अब इसे लेने से मना मत करना, ये एक रस्म है। शादी का जोड़ा ससुराल से ही आता है। आई होप इससे तुम्हारी खुददारी को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी और तुम ये लहंगा पहनकर ही शादी के लिए आओगी। थैंक्स, शिवाय। उसका ये नोट पढ़कर आरोही ने लहंगा रख लिया और नमन वहां से चला गया। अपनी शादी के जोड़े को सामने देखकर आरोही को एहसास हो रहा था कि हाँ, वो सच में शादी करने जा रही थी। उसकी आज शिवाय गोयंका से शादी हो जाएगी और फिर वो बहुत बड़े खानदान की बहू बन जाएगी। जाहिर सी बात है कि एक लड़की को शादी से पहले घबराहट तो होती ही है, पर आरोही का केस तो अलग ही था। वो ये तक नहीं जानती थी कि उसकी ये जल्दबाजी में की गई शादी कामयाब होगी भी या नहीं। शिवाय उसे खुश रखेगा या नहीं, उसे वो प्यार मिल पाएगा जिसके लिए वो जिंदगी भर तड़पती आई है, या फिर वो भी बाकियों जैसे ही निकलेगा। कैसे मैनेज करेगी आरोही अकेले अपनी शादी वाला दिन? कहीं उसकी घबराहट सच तो नहीं हो जाएगी? क्या आरोही और शिवाय बिना किसी अड़चन के एक दूसरे से शादी कर पाएंगे?